तो महात्मा गांधी को एक नैतिक विचारक के तौर पे हम लोग पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी का सर्वोदय। ठीक, ये अपने आप में बहुत व्यापक है। जैसा कि मैंने बताया कि महात्मा गांधी का सर्वोदय का विचार प्रत्येक व्यक्ति है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को के उदय की बात करता है, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो अमीर हो उसके उदय की बात भी करता है, और चाहे वो गरीब वर्ग हो उसके उदय की भी बात करता है। ठीक, और इसी के अंतर्गत आपके अन्य बहुत सारे विचार गांधी के आते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति के सभी पक्षों का विचार, सभी पक्षों का सर्वोदय होना चाहिए। व्यक्ति के सभी पक्षों का सर्वोदय होना चाहिए। ठीक है, सर्वोदय होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोदय होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के सभी पक्षों का सर्वोदय होना चाहिए। जिसमें गांधी ने कहा कि सभी पक्षों में सबसे पहले आर्थिक सर्वोदय होना चाहिए व्यक्ति का, सामाजिक सर्वोदय होना चाहिए, आध्यात्मिक सर्वोदय होना चाहिए, नैतिक सर्वोदय होना चाहिए, राजनीतिक सर्वोदय होना चाहिए। तो सर्वोदय के सभी आयामों, सभी पक्षों की तरफ महात्मा गांधी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो आर्थिक सर्वोदय है, आर्थिक सर्वोदय में महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत के तहत कहते हैं कि हमें वर्ग संघर्ष नहीं चाहिए, हमें वर्ग समन्वय चाहिए। मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना है कि अमीरों की संपत्ति को, जैसा कि मार्क्सवाद कहता है कि अमीरों की संपत्ति को हमें क्या करना है, छीन लेना है। जो सर्वहारा वर्ग है वो बुर्जोआ वर्ग की संपत्ति को छीनेगा, तो कहीं ना कहीं पे समाज का एक वर्ग जो है उसका सर्वोदय को रोक करके मार्क्स दूसरे वर्ग का सर्वोदय करना चाहते हैं। तो गांधी से एक प्रश्न और हुआ कि कहीं ऐसा हो जाए कि अमीर वर्ग जो है, जो समाज का पूंजीपति वर्ग है, वो अपनी संपत्ति को किसी और को ना दे तो क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यही है कि जो समाज का पूंजीपति वर्ग है उसके अंदर, महात्मा गांधी कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय अंश होता है। व्यक्ति पैदा होते ही उसके अंदर अंतरात्मा होती है, और वो अंतरात्मा समय के साथ साथ विकसित होती जाती है और वो व्यक्ति को नैतिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बोला गया कि ऐसा हो जाए कि आने वाले समय पे व्यक्ति जो है जब पूंजीपति वर्ग में तब्दील हो जाए, अमीर हो जाए, और वो लोगों को संपत्ति को बांटना ना चाहे, देना ना चाहे, केवल शोषण ही करना चाहे, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने कहा कि असहयोग करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, अहिंसा का रास्ता लेंगे, है ना, उसके खिलाफ असहयोग कर देंगे। यदि कोई, अब आप देखिए अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ क्या हुआ, असहयोग आंदोलन ही तो था। हड़ताल क्या थी, काम करना बंद कर दिया गया प्लेग बोनस को लेकर के। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब ये कंडीशन आएगी तो अपने अधिकारों को मांगने के लिए हम हिंसा का रास्ता नहीं लेंगे, हम अहिंसा का रास्ता ही लेंगे और उसके बातों को मनवाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका ये तरीका नहीं कि गरीब जो है अराजक हो जाए, वो एक अराजक समाज नहीं चाहते थे, वो अराजक समाज की तरफ समाज को नहीं मोड़ना चाहते थे। अब महात्मा गांधी यहाँ पे लघु और कुटीर उद्योगों की बात भी करते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की, इकोनॉमी के अंतर्गत ही, अभी मैं आपको ट्रस्टीशिप अच्छे से समझाऊंगा। लघु और कुटीर उद्योगों की बात करते, क्यों करते हैं लघु और कुटीर उद्योगों की? महात्मा गांधी को क्या डर है मशीनीकरण से? क्यों वो औद्योगिकरण नहीं चाहते हैं? वो क्यों व्यापक मशीनीकरण नहीं चाहते हैं? क्या डर है उनको? महात्मा गांधी को लगता है कि जब बड़े स्तर का मशीनीकरण होगा
तो बड़े स्तर का उत्पादन होना चालू हो जाएगा। और जब बड़े स्तर का उत्पादन होना चालू हो जाएगा तो उस उत्पादन के लिए हमें बड़े बाजारों की जरूरत पड़ेगी। और जब हम बड़े बाजारों की जरूरत हमें होगी तो समाज उपभोक्तावादी हो जाएगा, भौतिकवादी हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए, अभी खुद ही देखिए, पहले आप लोग कपड़े हाथ से धुलते थे, अब मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, तो जबरदस्ती आपके उस कार्य को, जो एक एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज को रोक दिया गया, आपको उपभोक्तावादी बना दिया गया। धीरे 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 अब मैं आपको आज बताता हूं, ये जो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया इंटरनेट की दुनिया का, एक वेब बनाया गया, एक ऐसा वेब बनाया गया जिसमें हम उलझ गए, सब लोग उलझ गए, नहीं उलझ गए। ऐसे ऐसे एल्गोरिदम बनाए गए, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जा रहे हैं लगातार। आप खुद सोचिए, फेसबुक जैसी कंपनी जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, गूगल जैसी कंपनी जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, बड़े बड़े डेवलपर्स बैठाए हुए हैं, तो उसके उपभोक्ता तो हम ही है, यूजर्स तो हम ही है। यदि फ्री सर्विसेज दे रही है, इसका मतलब हम खुद ही प्रोडक्ट हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं पे अब आज के टाइम पे देखिए अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आने वाले समय पे। आप भी हो सकता है उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। अब धीरे धीरे आप देखिए कि हम उस वेब में इतना फंस चुके हैं कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों के पोस्चर्स, हमारी शुरुआत कैसे हुई थी, आदि मानव जो था पूरा झुका हुआ था, और धीरे धीरे वो पहले 4 हाथों से चलता था, मुझे लग रहा है फिर से वापस 4 हाथों में ना पहुंच जाए। पहले आदि मानव चारों उसके 4 पैर हुआ करते थे, ठीक है। धीरे धीरे हमारा पोस्चर समय के साथ सही होता गया, हम आधुनिक होमो सैपियंस बन गए। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से मोबाइल झुकाता चला जा रहा है, आप लोगों को देखिए मोबाइल क्या करता है, लेटे हुए हैं तो झुके हुए हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं, पोस्चर लोगों का चेंज हो रहा है। अब देख रहे हैं लोग झुके हुए हैं, धीरे 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 कंडीशंस वही होती जा रही है। बुढ़ापे तक आप पता चला फिर लाठी पकड़ के वही पैरों के चारों हाथों की तरफ चलेंगे, वही कंडीशन होने वाली है। और उसके साथ साथ शरीर के अंदर इतनी सारी, तो क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड ने लोगों को फंसा दिया बुरी तरीके से। अब आप चाहे करके भी इससे नहीं बच सकते हो। स्टेज एक एक स्टेज बढ़ती जाएगी, पता है ऐसे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं कि जो लोग ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ज्यादा लैपटॉप का, पहले क्या होता था डेस्कटॉप होता था, और डेस्कटॉप तो एक पोस्चर रहता था हमारा बैठने का। आप लोगों से बोला जाता है ना कि भाई पढ़ना है तो हमें स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यदि आप लेट के पढ़ेंगे, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बहुत सारे लोग घर से पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन करते हो, अब तो डिजिटल घुस ही गया है, हर चीज घर पे ही पहुंच गई है, इतनी सारी चीजें हैं। तो जो लेट के पढ़ते हैं आपका पोस्चर चेंज हो रहा है। इससे आपको 1-2 दिन तो अच्छा लगेगा, 4 दिन अच्छा लगेगा, 1 महीने अच्छा लगेगा, 1 साल अच्छा, इसके बाद आपको आपकी जो बैकबोन है वो बैकबोन में प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी, और कुछ समय वो कंडीशन में चले जाएंगे कि फिर आप उससे बच नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है कि आप इससे बच सकते हैं, नहीं बच पाएंगे। और जो लोग ज्यादा, धीरे धीरे लैपटॉप आ गया, पहले तो हमारा डेस्कटॉप चलता था तो आराम से आप टेबल पे रखते थे और आराम से, ठीक है, एक पोस्चर क्रिएट रहता था, आराम से हमने, कीबोर्ड होता था तो कीबोर्ड से भी, लैपटॉप आया उसको अपने तरफ घुमा लिया, लेट गए आप, आराम से लेट के देख रहे हैं। अब आंखों का देखिए डायरेक्शंस कैसे जा रहा है, आंखों का भी पोस्चर। आप कभी देखते हैं तो फोन ऐसे चलाते हैं आप, ऐसा तो होता नहीं फोन ऐसे चला रहे हो कि एग्जैक्ट आपका पोस्चर रहे। लोग जो है क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के समय वहां पे भी एक होल्डर बना के रखते हैं, उस पर भी चलाते हैं। गाड़ी सीधी चलानी है, होल्डर में इधर देख रहे हैं, समझिए पोस्चर। टीवी भी लगी हुई है, टीवी भी इधर लगी हुई है, उधर लगी हुई है। तो अब समय के साथ साथ नए जो है पूरा भौतिकवादी संस्कृति है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये जीवन को नष्ट करने की ओर ले जा रही है। लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोग मूर्खों की तरह लगे हुए हैं। यदि आप टेबल चेयर पे बैठ के फोन चला रहे हैं ये डिवाइस को, तो आपका पोस्चर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार बस आप इसी पे लगे। लेट भी जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसको भी आप पोस्चर, कुछ समय बाद आपका शरीर बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो जाने वाला है। और फिर उसके दुष्परिणाम बहुत भयानक हैं। लोगों को अब चक्कर आने, गाड़ी चलाते चलाते लोगों को चक्कर आने लगते हैं। पूछिए जो लोग, मतलब यदि आप कुछ भी करें, चलते चलते भी ये लोग फोन स्क्रॉल करते हैं। आप जैसे चल रहे हैं ना, चलते समय भी स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और एक मजे की बात, सिंगल हैंड स्क्रॉलिंग, ये अंगूठा तो किसी दिन आपका कट ही जाएगा, आप भी ऐसा, वो क्या है, एकलव्य वाली कहानी हो जाएगी, अपने आप ये फोन जो है गुरु ले जाएगा आपका अंगूठा। ये समझिए इसके साथ क्या हो रहा है, इस फोन के साथ एक सिंगल आपका ये मूवमेंट लगातार बेचारा कर करके इसकी ग्रीसिंग सबसे पहले खत्म होगी। देखिएगा आने वाले समय में आपके साथ ये नहीं रहेगा, पहले पैरालाइज यही होगा। तो जो अब आज के टाइम पे हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चे, गार्जियंस को देखिए, महापुरुष
अपने आप को फोन चलाने के लिए, अपने फोन, बच्चों को भी एक फोन देते कि ले तुम भी चलाओ अपना फोन। वो खुद एडिक्टेड है और बच्चे को एडिक्टेड हो जो कि नहीं है, जबरदस्ती उसको पकड़ा देते फोन, ले कार्टून देख। और इसके बाद फिर कुछ समय बाद बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं। पबजी में, पबजी जैसे गेम क्या थे, डकैती डालो, पहले कूदो, कहां से कूदो, आसमान से कूदना सिखा रहे हैं जहां से कूदना नहीं चाहिए, ठीक है। एरोप्लेन पे गए, आसमान से कूदवाते हैं, कूदवाने के बाद सीधा अगला पहले डकैती, चोरी, लूटो, जिसको पकड़ो लूटो, इसके बाद बंदूक उठाओ, अच्छी अच्छी बंदूकें लूटो, फिर मारो, निशानेबाजी। क्या है उसमें, हिंसा, डकैती, चोरी, और क्या है उसमें। तो अब उससे बच्चे हिंसक हो रहे हैं। लोग जो है, कई केसेस ऐसे आए कि गार्जियन ने फोन छीना, बच्चे ने मार दिया, फादर को मार दिया, कई केसेस ऐसे। पबजी में बहुत हुआ है। वेल एक गेम आया था, क्या नाम था वो, ब्लू व्हेल। 49 दिन का गेम था, 49वें दिन पता चला आप कूद गए। उसमें अंतिम टास्क यही होता था कि आपको छलांग लगानी एक बड़ी बिल्डिंग से, लगा जाते थे लोग। समझिए हम कहां पे चले गए, किस डायरेक्शन पे चले गए, इस वेब में फंस गए। और अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपके लिए पूरा रिसर्च वर्क में लगे हुए, काम करा रहे हैं। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, इसको लेके अब गवर्नमेंट रेगुलेट करे, क्या करे, कोई रेगुलेशन नहीं है इसका। फंस चुके हैं, अब सब ट्रैप्ड हो चुके हैं। बॉडी पेन होना चालू हो चुका है, दिमाग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दिमाग में जैसे लग रहा कोई लिक्विड बचा ही नहीं, कोई पेट्रोल ही नहीं बचा, ऑयल ही नहीं बचा। अभी आता है वो चिड़चिड़ापन, यदि जो अब अभी नहीं आया तो आएगा, मैं भी बता रहा हूँ, वो भी दिन आएगा एक दिन। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मतलब बताते हैं कि सर अब तो हम तो गए। और छोटे छोटे बच्चे 10 साल की उम्र में देखिएगा पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे, कुछ हो बचेगा ही नहीं उनके अंदर। इतने निराशावादी, आने वाले समय आत्महत्याओं की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके अंदर चुनौतियों को फेस करने की क्षमता नहीं रहेगी। हमारे पिताजी लोग बताते हैं कि हम क्विंटल्स, एक एक क्विंटल के वजन को उठा करके हम, और लगातार कितने वजन को हम लोगों ने उठाए, हम लोग 10 किलो नहीं उठाते। दूध का डिब्बा यदि घर वाले कहते कि वहां से यहां तक लाना है तो 1 लीटर दूध लाने में हाथ दर्द हो जाते हैं। उसके लिए भी बाइक स्कूटी चाहिए, थोड़ी दूर चलना है तो उसके लिए बाइक स्कूटी चाहिए। समझिए हमारी एक्टिविटी, कमरे के अंदर कैद होके रह गए हैं, सिर्फ एकांत चाहिए, अकेले। क्यों हम परेशान हैं, मेंटली परेशान है, क्यों, क्योंकि ये परेशान कर रहा है। ये अकेले में ही चल सकता है, 10 लोग होंगे तो ये नहीं चल पाएगा। ये आपको अकेलेपन पे ला रहा है। कहीं भी घूमने जाना चाह रहे हैं तो आप अकेले ही रहना चाहते हैं, तो ये अकेलेपन में आप खत्म हो रहे हैं। पहले क्या होता था, गांव में चौपालें लगती थी, लोग बैठ जाते थे और चौपालों में जो है आराम से बढ़िया किस्से, कहानी, चुटकुले, वहां की अलग प्रोडक्टिविटी होती थी, ठीक है। यहां तक कि बहुत सारे वो सब चीजें अब आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। देखिएगा ये जो सोशल मीडिया है ये खत्म करके मानेगी पूरी सोसाइटी को, और कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है इसका। कोई कहे कि इसका इलाज है, नहीं है इलाज, इलाज ही नहीं है। फंस गए हैं। हम लोग बात करते हैं ना कि हीरोइन, अफीम, चरस, गांजा, निकोटीन, दुनियादारी, सब कुछ ये है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, सब का बाप है। और हर एक बच्चे के हाथ में हम चरस पकड़ा देते हैं कि ले बेटा तू भी पी, तू भी। यही तो कर रहे हैं माता पिता कि अपने आप को बचने के चक्कर में छोटे बच्चे के हाथ में पकड़ा दिए, ले थोड़ा चरस कर, वो चरस करके फिर वो मजेदार। क्या हो रहा, कार्टून्स वगैरह के मैं कभी कभी, मेरे घर पे हैं छोटे छोटे, वो भी नहीं मानते, क्या करें, ले जाएंगे इनके पासवर्ड चेंज कर लेंगे, उन्हें चाहे जितना समझाओ, या तो फिर रो, उनका रोना देखो। अब नहीं रोक सकते, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को इतना बातें कह रहा हूँ, सब कुछ है, मैं अपने घर पे नहीं रोक पा रहा हूँ। और वो फिर इस पे मैं देखता हूँ कभी कभी कि अच्छा देखा, क्या देख रहा है, वो कुछ देखते हैं अमसम टाइम, ऐसे बहुत सारे आते हैं, कुछ मैं भी उन्हें बता देता हूँ कि यार देखते ही हो तो कुछ अच्छा देखो, अमसम देखा करो। वो अमसम टाइम देखते हैं, उनके देखो बिलियंस में व्यूज है, मिलियंस बिलियंस भी व्यूज है, इतने व्यूज हैं, अरे इतना व्यूज, बच्चे देख रहे हैं सब एक तरफ से। तो कंडीशंस आने वाले समय में किसने बना दी, देखिए गांधीवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति बना दी गई। और ये उपभोक्तावादी संस्कृति धीरे धीरे धीरे, इस मोबाइल का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज ना रहे, क्या, डिब्बा है ये, इसका कोई महत्व नहीं है। इस मोबाइल की गलती नहीं है, वेब की गलती है जिसमें हम फंस चुके हैं, इंटरनेट की दुनिया। यदि इसमें ये नहीं हुआ तो आप करोगे क्या, फिर क्या बचा इसमें। फोटो आपको पता है लिमिटेड खींचते हो, फोटो का अब शौक भी खत्म हो गया होगा,
ठीक है, तो 4 सेल्फी कहीं ले ली या कहीं नई जगह गए तो 1-2 फोटो ले लिया, फिर खत्म हो जाता है। मेन है वो बेब जिसमें ट्रैप्ड हो गए, तुरंत ही जैसे ही फ्री हुए व्हाट्सअप ओपन हो जाना, वो देखना कुछ नहीं है, तुरंत उसका स्टेटस चेक करना कितने लोगों ने देखा, या फिर तुरंत फेसबुक अपने आप ओपन हो जाना, अभी ऑटोमेटिक होना चालू हो गया है। यूट्यूब ओपन होना, स्क्रॉल करते रहना, पता नहीं चलना क्या स्क्रॉल कर रहे हैं क्या नहीं स्क्रॉल हो रहे, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटेड हो गई है पूरी दुनिया। ये उपभोक्तावादी संस्कृति है और इसमें गांधी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति निकल के आएंगे आने वाले समय में, देखिएगा इस पे भी प्रासंगिक होने वाले हैं। तो गांधी व्यापक मशीनीकरण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ज्यादा मशीनीकरण होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन होगा तो खपत के लिए बड़ी बाजार चाहिए होगी, बड़ी बाजार होगी तो उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म होगा, क्योंकि वो माल बेचा जाएगा लोगों को। डिस्काउंट लगा के, सेल लगा के क्या चल रहा है? डिस्काउंट सेल क्या है? ये क्या है? कपड़ों में सेल चल रही है, आपके पास 10 जोड़ी घर के अंदर पड़े हैं, 10 जोड़ी और खरीद के ला रहे हो, क्यों? सेल चल रही थी। समझिए, एक के बाद एक फ्री, और हर सैटरडे संडे डोमिनोज से एक मैसेज आ जाता है कि आज डिनर में इतने रुपए ऑफ। बेच रहे हैं उन्हें, खाए पिए बैठे हो लेकिन चलो डोमिनोज फिर चलो। और जब से ही उपभोक्तावादी संस्कृति आएगी, साम्राज्यवादी प्रकृति बाजार ढूंढने के लिए एक देश दूसरे देश पे कैप्चर करना चालू कर देगा और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का जन्म हो जाएगा। एक देश का दूसरे देश का शोषण होना चालू हो जाएगा, उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का जन्म हो जाएगा। देखिए चाइना यही कर रहा है, हर देश यही कर रहा है, चाइना छोड़िए, अमेरिका भी यही कर रहा है। सबकी यही मेंटालिटी है कि कितना ज्यादा लूट खसोट ले। तो गांधी व्यापक मशीनीकरण के इसलिए खिलाफ थे, इसीलिए वो लघु और कुटीर उद्योग की बात करते थे कि हर व्यक्ति अपने लिए कमाए और अपने लिए करे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे। दूसरा, गांधी कहते हैं कि व्यापक मशीनीकरण होगा तो व्यापक उत्पादन होगा, और व्यापक उत्पादन में कुछ ही गिने चुने लोगों का ही, और उससे केंद्रीकरण की भावना बढ़ेगी, और जैसे जैसे केंद्रीकरण की भावना बढ़ेगी, शोषण की भावना बढ़ेगी, असमानता की भावना बढ़ेगी, विद्वेष की भावना बढ़ेगी। मार्क्सवाद वही है, विद्वेष ही तो है। मार्क्स क्या कहता है कि जिन लोगों ने केंद्रीकरण कर लिया उनके खिलाफ करो हिंसक क्रांति, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापक मशीनीकरण होगा तो श्रम की महत्ता कम हो जाएगी, रोजगार कम हो जाएगा। गांधी इसलिए व्यापक मशीनीकरण के खिलाफ थे। गांधी व्यापक मशीनीकरण के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि मशीनों के आ जाने से संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, इमोशंस खत्म हो जाएंगे लोगों के। क्यों? वो काम मशीन करके दे रही। अब आप लोग हैं घर पे एक कॉफी मशीन लगवा लीजिए, चाय मशीन लगवा लीजिए, एक कॉफी मां बना के दे रही थी, आपकी बीबी बना के दे रही थी, आपकी बहन बना के दे रही थी, तो एक भाव निकल के आता था। अब आपको तो मशीन दे रही है, अब आपको उनके इमोशंस खत्म हो गए। रोटी बना के पहले चूल्हे में मां खिलाती थी, अब मशीनें आ गई हैं रोटी की। धीरे धीरे इमोशंस खत्म हो जाएंगे, यंत्रवत व्यवहार होने लग जाएगा, हम रोबोट की तरह काम करने लग जाएंगे, और इससे नैतिकता और आध्यात्मिकता को बाधा पड़ेगी। समझ रहे हो? गांधी इसलिए मशीनीकरण के खिलाफ थे। ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने ऐसे ऐसी चीजों को, जब आप इनको पूरा पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने हर एक क्षेत्र के लिए कितनी गहन, इसलिए कहते हैं महात्मा गांधी एक संपूर्ण विषय है अपने आप में, एक पूरा सब्जेक्ट है। जितना पढ़ते जाओगे आप नहीं समझ पाओगे इनको। तो पहली चीज महात्मा गांधी की ये, ठीक है, कि महात्मा गांधी लघु और कुटीर उद्योग को ही सर्वोपरि चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज का हर व्यक्ति, पहले क्या होता था, गांव आत्मनिर्भर होते थे, गांव के लोगों में, गांव के लोग अभी भी गांव आत्मनिर्भर हैं देखा जाए, लेकिन अब जैसे जैसे मशीनीकरण आया उसके बाद गांव जो है निर्भरता, जैसे कि मशीनीकरण आया, पेट्रोल डीजल के लिए आपको शहर जाना ही पड़ेगा। पहले वो टेंशन ही नहीं थी, अपना बैल होता था अपना, ठीक है, उर्वरक खाद ये सब चीज़ों के लिए शहर जाना ही पड़ेगा, बैंक के लिए शहर जाना ही पड़ेगा। पहले गांव में सिर्फ नमक और लोहा, ये 2 चीजें छोड़कर पूरा गांव आत्मनिर्भर होता था, सब कुछ गांव के पास होता था। गांव एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का काम करते थे। तो गांव की आत्मनिर्भरता खत्म कर दी गई। क्यों? दूध सारा अब अमूल का ही आएगा। अभी भी गांव में देखा जाए तो गांव निर्भर है इस मामले में, बहुत सारे खाद्यान्न चीजों में गांव निर्भर है, लेकिन बाकी चीजों, मोबाइल के लिए गांव निर्भर नहीं है, शहर ही जाना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आत्मनिर्भरता खत्म होती चली गई और समाज में कटुता, वैमनस्य, घृणा, विद्वेष की भावना लगातार उत्पन्न होती जा रही। तो गांधी अपने आप में बहुत ही
जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी शब्द प्रयोग किया गया है, ये उस व्यक्ति ने किया होगा जिसने गांधी को समझा ही नहीं होगा। गांधी से बड़ा क्रांतिकारी कोई आदमी नहीं है, गांधी से बड़ा प्रासंगिक कोई आदमी नहीं है, गांधी से बड़ा अवसरवादी कोई आदमी नहीं है। जब भी अवसर आया उन्होंने बुना लिया है। ठीक है, हर आंदोलन के बीच में गैप देना ये अवसरवादिता दिखाता है। जैसे ही अवसर खत्म हुआ आंदोलन रोक दिया, जैसे ही नया अवसर आया आंदोलन शुरू कर दिया। जनता का मूड देखते थे वो। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना कोई एक पतले दुबले लिख के आदमी के पीछे लाखों की संख्या हुजूम चल पड़ता था। गांधी जहां से निकलते थे हुजूम उनके पीछे चल पड़ता था। ये दिखाता है कि आप बहुत दूरदर्शी थे, आपके डिसीजंस बहुत दूरदर्शी थे, है ना। तो अब एक एक करके गांधी को पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग मैंने आप लोगों को डलवाई थी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कहां तक आप लोगों ने लिखा था? डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप कुछ भी नहीं लिखा था। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। और बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन तब भी धीरे धीरे होता है। लिखिए, महात्मा गांधी आर्थिक न्याय हेतु, महात्मा गांधी आर्थिक न्याय हेतु, महात्मा गांधी आर्थिक न्याय हेतु समाज में आर्थिक विषमता निवारण हेतु, आर्थिक विषमता निवारण हेतु आर्थिक विषमता निवारण हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यानी कि यदि गरीबी दूर करना है समाज को, हमें इस चीज को लोग कहते हैं गांधी पूंजीवाद के समर्थक थे। वो पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में उनकी कई भावनाएं निहित थीं, एक भावना नहीं, बहुत सारी भावनाएं। ठीक है, गांधी आर्थिक अन्याय हेतु, समाज की आर्थिक विषमता निवारण हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा को समर्थन करते हैं। अर्थात धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति के उतने ही भागों का उपयोग करेगा, धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति के उतने ही भागों का उपयोग करेगा जितनी उसको आवश्यकता है, जितनी उसको आवश्यकता है। तथा शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर, तथा शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर उसका उपयोग समाज के हित में करेगा। समाज के हित में करेगा। आशय है कि वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति का, आशय यह है कि वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति का आप तो साहूकार की तरह लिख रहे हैं। ये क्या तरीका है लिखने का? हाँ ये तरीका सही नहीं है। ये खींचते 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 कितना खींचेंगे? मतलब लाइन खींचने में वो लगता है क्या? ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनली राइटिंग भी खराब हो रही है। आप जानबूझ के खराब कर रहे हैं। इतना क्यों खींचना? आराम से जितनी लाइन की जरूरत है उतनी ही करना। आप लाइन देखिए, न्याय और हेतु दोनों एक साथ जुड़ गए। ठीक है, बीच में गैप होना चाहिए। लाइन यहाँ पे एक शब्द और डाल सकते हैं, दो शब्द डाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा राइटिंग ख़राब मत करो। अच्छी राइटिंग है तो उसको गड़बड़ाओ मत, इतना भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हाँ कहाँ पे हैं? अतिरिक्त संपत्ति का हाँ, आशय यह है कि वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति का केवल संरक्षक के रूप में भूमिका निर्वहन करेगा, संरक्षक के रूप में भूमिका निर्वहन करेगा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा के पीछे अपरिग्रह की अवधारणा विद्यमान है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा के पीछे अपरिग्रह की अवधारणा विद्यमान है। यहां यह भी मंतव्य विद्यमान है कि
यहां यह भी मंतव्य विद्यमान है कि सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ ईश्वर का ही है। थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे महात्मा गांधी, और ईश्वर पर आस्था रखते थे। वो मानते थे कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें रेगुलेट कर रही है, और उसी का अंश हम भी हैं, मतलब उसमें हम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए वो अंतरात्मा की बात करते थे कि हमारे अंदर भी वही विद्यमान है जो हमें सब कुछ दे रहा है, यानी हम और वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, कहने का आशय है कि जिस प्रकार ईश्वर की, कहने का आशय है कि जिस प्रकार ईश्वर की, अब देखिए यहां पे देखो गांधी कितना अच्छे से चीजों को लेकर के चल रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी अर्जित कर लिया, तो गांधी कह रहे हैं आप भी तो ईश्वर हो, आप भी ईश्वर का अंश हो, आपके अंदर भी वही अंश विद्यमान है। तो जब वो भेदभाव नहीं कर रहा, वो अपनी प्रकाश, अपनी वायु, अपना जल सबको दे रहा है, सबको निछावर कर रहा है, तो कल के दिन आपके पास यदि कुछ आ जाता है तो उसमें क्यों मैं मेरा कर रहे हो, आप भी वही हो। तो उस चीज को समझो, वो ईश्वरीय अंश आप में भी है, तो आप भी सब कुछ सबके लिए दे दो, सबके लिए सब कुछ खोल दो, ये गांधी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, जिस प्रकार ईश्वर, कहने का आशय है कि जिस प्रकार ईश्वर की वायु जल प्रकाश सबके लिए उपलब्ध है, वायु जल प्रकाश सबके लिए उपलब्ध है, उसी प्रकार भोजन वस्त्र भी सबके लिए उपलब्ध होने चाहिए, भोजन वस्त्र मकान भी सबके लिए उपलब्ध होने चाहिए। भोजन वस्त्र को अन्य व्यक्तियों के शोषण का साधन बनाना, भोजन वस्त्र इत्यादि को अन्य व्यक्तियों के शोषण का साधन बनाना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। इससे हिंसा एवं रक्तपात की स्थिति उत्पन्न होगी। भोजन एवं वस्त्र आदि को अन्य व्यक्तियों के शोषण का साधन बनाना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। इससे हिंसा एवं रक्तपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः धनी व्यक्ति को अपनी अर्जित अतिरिक्त संपत्ति के, अतः धनी व्यक्ति को अपनी अर्जित अतिरिक्त संपत्ति के अनावश्यक उपयोग का नैतिक आधार नहीं है, अपनी अर्जित अतिरिक्त संपत्ति के अनावश्यक उपयोग का नैतिक आधार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि साम्यवाद बल का प्रयोग, साम्यवाद बल का प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्रवाई के माध्यम से, साम्यवाद बल का प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्रवाई के माध्यम से पूंजीपतियों का विनाश कर, पूंजीपतियों का विनाश कर उनकी संपत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करने की बात करता है।
पूंजीवाद उत्पादन एवं उपयोग पर, पूंजीवाद उत्पादन एवं उपयोग पर पूंजीपति के स्वतंत्र स्वामित्व को स्वीकार करता है, पूंजीपति के स्वतंत्र स्वामित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, तो साम्यवाद क्या कहता है कि हिंसात्मक कार्रवाई की जाए, पूंजीपतियों का विनाश किया जाए और उनकी संपत्ति को सबको दे दिया जाए। ठीक है, सामाजिक हित में उनकी संपत्ति का प्रयोग किया जाए। और पूंजीवाद क्या क्या कहते हैं, ये हमारा होना चाहिए। यानी कि देखिए, साम्यवाद कहता है सबको दिया जाए और पूंजीवाद कहता है मेरा भी रहे, ये मेरा ही स्वामित्व रहे। गांधी कहते हैं दोनों रहेंगे, दोनों की भावनाओं की कद्र की जाएगी। और उन्होंने ट्रस्टीशिप लेकर के आए। ट्रस्टीशिप में स्वामित्व खत्म नहीं हो रहा और संपत्ति भी सबके पास जा रही है, तो दोनों की भावनाओं को गांधी स्वीकार करते हैं। तो लिखिए आगे, गांधी आर्थिक असमानता की समाप्ति के लिए, गांधी आर्थिक असमानता की समाप्ति के लिए पूंजीवाद एवं मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। पूंजीवाद एवं मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। गांधी उत्पादन के दृष्टिकोण से, पूंजीवाद उत्पादन के दृष्टिकोण से अच्छा, गांधी पूंजीवाद को क्यों नहीं समाप्त करना चाहते? गांधी नहीं चाहते हैं कि जो धनोपार्जन का जो ब्रेन है वो समाप्त हो जाए। वो चाहते हैं कि जिसने इतनी मेहनत की, इतनी संपत्ति का उत्पादन से, तो प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। ऐसे में हम उस वर्ग को खो देंगे जो प्रोडक्टिव है, जिसने काम किया है, जो समाज को प्रोडक्टिव बना सकता है। तो इसलिए गांधी इस वर्ग को नहीं खोना चाहते। और सही बात है, सर्वहारा वर्ग जब समाज आएगा, सारी संपत्ति छीन ली जाएगी। मान लो अंबानी है, अंबानी की सारी संपत्ति, तो आप लोग थोड़ा अंबानी बन जाओगे। आपके पास वो ब्रेन ही नहीं है, वो बिजनेस स्किल ही नहीं है, काम कराने का तजुर्बा नहीं है, और उसको भी आप अपनी लाइन में लाके खड़ा कर दोगे कि चल यहाँ पे खड़ा हो। वो भी कहेगा यार क्या मैं रात दिन कमा के इतना सब कुछ बना रहा हूँ और ये फाइनली ये कर रहे हैं। अब अंबानी क्या कर रहे हैं, देखा जाए तो देश में बड़े स्तर का टैक्स भर रहे नहीं भर रहे हैं? कितना टैक्स देता होगा अंबानी? अरबों खरबों रुपए में टैक्स जा रहा है हर साल गवर्नमेंट के पास। कितने बड़े का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखा है पूरे भारत में, एम्प्लॉयमेंट है। तो अंबानी के पैसे से ही किसानों को सब्सिडी मिल रही है, उनका कर्ज माफी हो रही है, और अंबानी के टावर जलाए जा रहे हैं, आग लगा दी जा रही है उसकी टावरों को उखाड़ के फेंका जा रहा है। ये क्या दिखाता है? बुद्धिहीनता। उसी के पैसे पल बढ़ रहे हैं। वही देश में हॉस्पिटल्स के खर्चे सब कुछ अंबानी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। वो कहाँ खा रहा है? ठीक है, जितना पॉसिबली होता है। तो यही होती है प्रतिस्पर्धा। अमेरिका में उठा के देख लीजिए, जितने बड़े बड़े उद्योगपति, वहां पे भी गिने चुने उद्योगपतियों का नाम है। ठीक है, अब भारत में कोई घुसना नहीं चाहता। जैसे कि आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, मुझे लगता है कि बिल गेट्स को कम पैसे वाला या उसकी संपत्ति को कम करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है? माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी चीजें उसकी पेड होती हैं, विंडो भी पेड होती है, लेकिन भारतीय सब पायरेटेड। एक तरफ से कुछ भी उसका सॉफ्टवेयर यूज करना है, हम तुरंत 2 मिनट में डाउनलोड किए, इधर उधर जुगाड़ करके सेट किए। सिर्फ भारत में होता है। और नहीं, एक विंडो 7-8 हज़ार रुपए की पड़ती है, हम क्या करते हैं? पायरेटेड। काम चल जाएगा, हो जाएगा। विंडो 10 हो, जो चाहिए आपको तुरंत भारत में मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर 42-43 हज़ार रुपए का आता है। ठीक है, जो MS ऑफिस, MS एक्सेल, सारे MS पावर पॉइंट हमारे यहाँ फ्री, कम चाहिए जितने ले लो। क्या करे, उसकी संपत्ति कैसे ना कम होगी? जब परेशान होगा, मेंटली परेशान होगा, चले जाइए नेहरू प्लेस में। जो कंप्यूटर आपको 35,000 रुपए में मिल रहा होगा, पड़ोसी वही कंप्यूटर 24,000 में दे देगा। क्यों? वो डुप्लीकेट विंडो डाल देगा 2 मिनट में, आपको नहीं पता चलेगा। कोई नया नवेला नेहरू प्लेस चला जाए, किडनी खोल लें आपकी तो
ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं, पता नहीं चलेगा आपको। नेहरू प्लेस छोड़िए, कभी आपको आईफोन चलाने का बड़ा मन हो तो मैं आपको एक मार्केट बताता हूँ, करोल बाग में गफ्फार मार्केट जाइए, किलो के भाव में मिल रहे हैं आईफोन, 5-6 हजार, 10 हजार, 15, मतलब कुछ है ही नहीं। नफरत हो जाएगी आपको आईफोन देख के। वहां पे तो सड़ रहे हैं आईफोन एक तरफ से पड़े, कितने 5-5 हजार रुपए के खरीद लो। कुछ दिन बाद एप्पल का मालिक के भी यही हाल होने वाले हैं, लेकिन वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बहुत सिक्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे। क्यों? और सारे एक तरफ से कौन बैठे हुए हैं? पंजाबी बैठे हुए हैं, सरदार लोग बैठे हुए पूरी गफ्फार मार्केट में जो पंजाब, क्योंकि कनाडा में अपने लोग वहां से सप्लाई प्रॉपर है, यूज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड वालों की कमी नहीं, बोले आईफोन ही चलाना, सेकंड हैंड चला लेते हैं। आपको ऑडी, बीएमडब्ल्यू कोई भी कार चाहिए 8 से 10 लाख रुपए में यहाँ मिल जाएगी, नई खरीदनी चाहिए 1 करोड़ की मिलेगी। भारत, हमारी मेंटालिटी अलग है ना कि भाई 1 लाख रुपए का आईफोन हम क्यों चलाएं जब 5 हजार का मिल रहा है। नाम आईफोन ही है, कुछ दिन बाद पुराना हो ही जाना है, और जब मुझे बेचना होगा मैं 6 हजार का बेच लूंगा, 1 हजार वैल्यू भी प्लस हो गई। भारत इस मेंटालिटी वाले लोगों का, तभी तो एलन मस्क, जो एलन टेस्ला आने दो इंडिया, फिर देखिएगा उसका क्या होगा, उसका भी नंबर है ना, आ रहा है, आने दो, जब यहाँ चालू हो जाएगा। अभी ये जितना करोड़पति खेल रहे हैं ना, सब नीचे हो जाएंगे। इंडिया आते ही मार्केट डैमेज कर देते हैं हम लोग, समझ रहे? तो ऐसे प्रोडक्ट सब कॉपी कट कॉपी पेस्ट वाला इंडिया में जितने हैं सब जुगाड़पंथी हैं। कोई पतला पानी से बाइक बना रहा है, कोई सब जुगाड़ी है, इंडिया में ही बन सकता है, पानी से बाइक चला रहा है। बैटरी एलन मस्क पता नहीं कब बने, यहाँ तो ऐसे घर के सेल से जोड़ के गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे टैलेंटेड। तो हमारे देश का एक अलग ही मामला है। तो पूंजीवाद कहीं ना कहीं पे देखिए, कॉर्पोरेट सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है किसी भी समाज में। और आज भी जितने साम्यवादी देश थे, चाहे वो चाइना हो चाहे रसिया हो, सब फिर कॉर्पोरेट सोसाइटी पे आ गए, उसी मॉडल को अपना रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इसीलिए साम्यवाद का पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्योंकि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, अब जैसे सरकारी तंत्र है, अब आपको क्या लगता है भारत में सरकारी सर्विसेज खत्म हो जाए, आपके रोने खत्म हो जाएंगे बहुत हद तक। पहला रोना आपका खत्म हो जाएगा कि काम ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर के सरकार को आप आक्षेप लगाओगे ही नहीं, क्योंकि अब है ही नहीं सरकारी तंत्र, सारा कुछ निजीकरण है। अमेरिका में क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी एसबीआई बैंक में खाता खुलवाना हो, आपके दांतों तले पसीने आ जाएंगे। आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे, वो खुश होके आओगे, सरकारी प्लस यहां पे दिख जाएगा आपको प्राइवेट अच्छा है कि सरकारी अच्छा है। कोई क्रेडिट, पंजाब नेशनल बैंक चले जाओ, पता नहीं ऐसा लगता है कि किसी काल कोठरी में बैठे हुए हैं। ये कब से जाला ही नहीं साफ किया अपने पास कर, वहीं पे बगल में थूक भी लेते हैं, इतना गंदा बना के रखा है माहौल। ठीक है, एचडीएफसी वगैरह में जाओ तो आपको लगता है कि अरे कहां आ गए, दूसरी दुनिया में घुसा है क्या। ठीक है, तो अंतर है प्राइवेट वर्सेस कारपोरेट। प्रशासन प्रणाली अलग है वहां की, वहां पे स्ट्रिक्टनेस है, चीजें अच्छे तरीके से हो रही हैं, जवाबदेहिता है। ठीक है, सरकारी स्कूलों की बेंचों में, स्कूलों में पढ़ो, पता नहीं टीचर का पता नहीं कब आ रहा है, कौन आ रहा है, पता नहीं कंडीशंस। प्राइवेट में देखो वही चीजें रेगुलेटेड है। तो आपको प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट भी है। यदि हमें प्राइवेटाइजेशन का नुकसान लगता है, लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटी में दोनों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ग भी है जो अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर शिक्षा गवर्नमेंट के माध्यम से ही दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहां पे हैं हम? हाँ, पूंजीवाद उत्पादन एवं उपयोग। हाँ, यहां पे थे, गांधी की बात थे। गांधी आर्थिक समानता की स्थापना हेतु पूंजीवाद एवं मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। गांधी उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवाद एवं वितरण की दृष्टि से समाजवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं उत्पादन एक ही व्यक्ति कर पाएगा, पूंजीवाद ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का यदि कोई काम करेगा तो पूंजीवाद करेगा, लेकिन यदि वितरण करना है तो सबको वितरित करना है, फिर वितरण ये नहीं होना चाहिए, तो वितरण की दृष्टि से समाजवाद, वितरण की दृष्टि से समाजवाद की बात करते हैं। उनका कहना है कि यदि पूंजीपतियों का विनाश किया गया, उनका कहना है कि यदि पूंजीपतियों का विनाश किया गया, संपत्ति का बलपूर्वक हनन किया गया, संपत्ति का बलपूर्वक हनन किया गया, तो फिर इससे क्या क्या होगा, क्रम से लिख लो। तो फिर इससे नंबर 1, समाज में कटुता
वैमनस्य, समाज में कटुता, वैमनस्य, घृणा एवं विद्वेष का भाव उत्पन्न होगा। समाज में कटुता, वैमनस्य, घृणा एवं विद्वेष का भाव उत्पन्न होगा। बल प्रयोग द्वारा श्रमिक वर्ग सत्तारूढ़ होगा। बल प्रयोग द्वारा श्रमिक वर्ग सत्तारूढ़ होगा और बल प्रयोग से पूंजीपति के संपत्ति का हरण होगा। और बल प्रयोग से पूंजीपति के संपत्ति का हरण होगा, हरण करेगा। बल प्रयोग द्वारा श्रमिक वर्ग सत्तारूढ़ होगा और बल प्रयोग से पूंजीपति की संपत्ति का हरण करेगा। तो इससे उसके अंदर बल प्रयोग एवं हिंसा की प्रवृत्ति की उत्पत्ति होगी। बल प्रयोग एवं हिंसा की उत्पत्ति होगी। देखो ये दो शक्तियां हैं आपके पास। एक शक्ति है लिखने की, जैसे वो खींच के लिख रहे थे ना, तब प्रयोग करना है जब क्वेश्चन का पता चला 15 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं और टाइम 15 मिनट 20 मिनट ही बचा है, तब ये शक्ति का प्रयोग करना। खींचते चले जाओ, एग्जामिनर पढ़ ना पाए। या फिर एक काम कर सकते हो, 200 वर्ड में शब्द को लिखना है क्वेश्चन पेपर को, तो शुरुआत के 100 अच्छे लिखो बढ़िया राइटिंग में कि उसको मजा आ जाए, चुनिंदा चीज़ें लिखो, अब बाद में खींच दो। टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास एग्जाम हॉल पे, तो दोनों तरीके होने हैं। ऐसा ये खींचने में थोड़ा सा देखो, परसेप्शन बहुत जरूरी चीज़ है। एग्जामिनर को लग गया ना कि ये, खुद ही सोचिए ना आप, जैसे कि मान लीजिए अभी सुबह क्या होता है, सुबह क्या किसी को भी देखो, हमें कोई देखने आता है या हम किसी को देखने जाते हैं तो बन ठन के तैयार होते हैं ना, ठीक है। तैयार इसलिए होते हैं ताकि देखने में अच्छे लगे, हमारे अंदर का प्रोडक्ट कैसा भी हो। अंदर हम अच्छा बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते, दांत खोलते ही पता चला वास आ रही है, मुझसे ब्रश किया है नहीं किया है, लेकिन बाहर से अच्छा देखना चाहिए। ये हमारी बाहर का प्रोडक्ट पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, अंदर चाहे जो भी भरा हो, ठीक है। वैसे ही ये भी है, ये भी यही सेम मेंटालिटी एग्जामिनर को भी खलती है। एग्जामिनर आपकी कॉपी तब पढ़ेगा जब उसको आप दिखा देंगे। शुरुआत के 10-5 क्वेश्चन या फिर जो भी लिखेंगे थोड़ा साफ सुथरा, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका एक प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। भी कोई बच्चा आ जाए आपसे पैसे मांगने, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल यहाँ से ला रही है, भगा दोगे, हटो भगो, वैसे एग्जामिनर कॉपी के साथ करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सजा के संवार के राइटिंग के साथ थोड़ा काम करिए, नहीं तो फिर पता चला आता सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है, पर आप उसको पैकेजिंग नहीं कर पाए। पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आजकल का ज़माना पैकेजिंग का है, लोग पैकेजिंग के चक्कर में धोखा भी खाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में दम बिल्कुल ना हो लेकिन पैकेजिंग में आपको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे हैं? हाँ, तो वो क्या होगा, मान लो वो लड़ भिड़ के सत्ता पे जाके बैठ भी जाता है तो कैसा होगा, हिंसक होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यदि बल प्रयोग द्वारा पूंजीपति वर्ग का विनाश किया गया, यदि बलपूर्वक पूंजीपति वर्ग का विनाश किया गया, यदि बलपूर्वक पूंजीपति वर्ग का विनाश किया गया, यदि बलपूर्वक पूंजीपति वर्ग का विनाश किया गया, तो समाज ऐसे लोगों को खो देगा, तो समाज ऐसे लोगों को खो देगा जिनमें धनोपार्जन की क्षमता, जिनमें धनोपार्जन की क्षमता एवं उत्पादन की विधियों का ज्ञान है, एवं उत्पादन की विधियों का ज्ञान है।
अगला पॉइंट, पूंजीपतियों के विनाश से सर्वोदय की अवधारणा को आघात होगा। पूंजीपतियों के विनाश से सर्वोदय की अवधारणा को आघात होगा, मतलब सर्वोदय की अवधारणा, फिर कुछ लोग तो फिर नहीं रहे ना, फिर सर्वोदय तो खत्म हो गया ना, सर्वोदय की अवधारणा को आघात होगा। तो गांधी कहते क्या है कि इनका विनाश नहीं करना, बल्कि इनका क्या करना है, विकास करना है। कैसा विकास करना है पूंजीपतियों का? नैतिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, ये सारे विकास करने हैं। ठीक है, यहां उनके विनाश पर नहीं अपितु नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा इनका विकास, जो मंदिर होते हैं, कभी भी मंदिरों में जाइए, वहाँ पे जो पूजा पाठ यज्ञ ये सब कुछ होता है, तो उसमें जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं इनको अलग ही कैटेगरी बना दी गई, अलग ही तरह बैठा है, VIP ट्रीटिंग होती है इनका भी, ताकि ये इनका नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास, ताकि ये कुछ दान दया धर्म सेवा भाव दे के जाए, है ना। आप जाइए किसी भी मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, अमीरों के लिए अलग लाइन बनाई जाती है, ताकि ये तो सब देखने आ रहे हैं, ऐसी प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद दे के जाएंगे, उल्टा कहानी है। प्रसाद देने वालों की अलग लाइन होती है, VIP पासेस होते हैं। हाँ दर्शन हो गए थे बाबा के कि नहीं हुए थे? बाबा भी बोले नहीं नहीं मैं आँख नहीं खोलूंगा, मैं नहीं देखूंगा इसे। अच्छा, बाबा तक नहीं पहुंच पाए बाबा तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पावर अर्जित करनी पड़ेगी। पावर का मतलब ये है कि धन संपत्ति पैसा सब होना चाहिए, तब बाबा देखेंगे, आपको दिखेंगे हाँ ये सब होता है। आप चले जाइए यहाँ पे वैष्णो माता में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह VIP ट्रीटमेंट बना दिया गया है। पहले तो अमीर लोगों के पास टाइम कम होता है। बिल गेट्स के बारे में बोला जाता है ना कि यदि उसके $100 गिर जाते हैं तो जब तक वो उठाता है तब तक वो कितने डॉलर उसके उठाते समय जितना टाइम लगाएगा उतने में कितना कमा लेगा। ठीक है, हम तो बिल गेट्स है नहीं, हमारी यदि 100 की पत्ती भी गिरे तो हम 1 घंटे में ढूंढ के लाएंगे ना एक जगह कहाँ चला गया। ठीक है, तो हमारे अंदर वो ईगो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो हमारे जैसे थोड़ा ना लाइन में लगा रहे कि हमें 2 दिन 4 दिन पड़े हैं, लेटे हैं, ट्रेन आ रही है, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, रद्द भी हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सा हमें ऑफिस जाना है, वो यहाँ पढ़े हैं तो वहाँ पढ़े तो ऐसे में उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई। हाँ, उसके समय का महत्व है। समय का वैल्यूएशन आपने खुद नहीं अपना किया है, आप खुद ही देखते हो, आप लोग अपने समय का वैल्यूएशन करते हो? समय की वैल्यू खुद नहीं है। कोई कहे चल भाई चलते हैं थोड़ा सा आज मॉल घूम आते हैं, बोल चल भाई मैं भी सोच रहा था, आप खुद ही तैयार हो जाते हो। अपनी समय की वैल्यू हमें खुद बनानी पड़ती है, अपने टाइम की। और आपको खुद पता है कि मैं खाली पड़ा हूँ तो फिर मैं क्यों, जहाँ बताओगे अच्छा शादी में जाना है, कब जाना है, उसे ये घर में पड़े खाना बनाना पड़ेगा, कहीं चलेंगे तो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यूएशन होती है अपनी खुद की टाइम की, अपनी संपत्ति की, अपने आप की, वो वैल्यूएशन आप खुद करते हो, मूल्य अपना खुद बनाते हो कि हाँ भाई देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। अब आप बेले प्रकृति के व्यक्ति हो, जिधर जो कह दे आप तो इंतजार में रहते हो कि कोई कुछ कहे। एक हमारा मित्र था, जहाँ पे पार्टी वार्टी हुआ करती थी वो बाइक लेके बस आ जाता था, पेट्रोल भी दूसरे डलवा लेता था, उसका यही काम रहता था। जहाँ भी बुला लो 2 घंटे 4 घंटे, यहाँ तक शाम तक बैठा भी रहेगा। ठीक है, उसके साथ एक दुर्गुण था, वो थोड़ा सा एक सुट्टा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार। टाइम है, टाइम की कीमत 1 सुट्टा इक्वल टू 24 घंटे। कह रहा था ले लो जिसको जो करवाना हो। कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा पिला दीजिए, जो करवाना है करवा लीजिए। गाँव में बहुत होते हैं ऐसे लोग, बस शाम को उसको बोल दो 1 क्वार्टर मिलेगी, फिर उससे जो कह दो, वो जो जितना कह दोगे सब उठा के ऊपर रख देगा, नीचे भी रखा है उठा लाएगा। 1 क्वार्टर इक्वल टू उसका जितना टाइम, और करेगा भी क्या उस टाइम का, वो टाइम ही बेच रहा है। जहां ले जाना हो ले चलो। ये नेता मंत्री इन्हीं लोगों का तो यूज करते हैं, क्योंकि है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं प्रोडक्टिव, कुछ सोचा ही नहीं, अपने टाइम की वैल्यूएशंस नहीं है तो फिर ठीक है। चलिए कहाँ पे हैं? महात्मा गांधी का टाइम का वैल्यूएशन। जब कोई मिलने आता था
तो जिस टाइम वो घूमते थे पार्क में उस टाइम ही बोलते थे, वही टाइम देते थे मिलने का कि भाई जब मैं घूम रहा हूंगा उसी टाइम पे। तो लोग चलते, गांधी इतना स्पीड चलते थे कि लोग दौड़ते थे उनके साथ, चलते जाते थे। उसी समय पे बात बोलो, क्या बात है क्या बात है, बस बापू देखने आए थे, देख लिए, उन्हें पता था ये देखने ही आया होगा और दूसरा काम इसके पास होगा नहीं। वैल्यूएशन अपने टाइम की, बाकी का टाइम पे काम करते रहते थे, किताबें लिखते रहते थे, देश की राजनीति को लेके काम करते रहते थे, संगठन पे काम करते रहते थे। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यूएशन। अपने टाइम की आप वैल्यूएशन नहीं रखेंगे, आप बेला है तो घूमिए, जहां घूमना हो वहां घूमिए। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे हैं? विनाश पर बल दिया जाता है। हाँ ठीक है, नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आगे लिखिए, इन्हीं कारणों के आधार पर गांधी जी यह निष्कर्ष निकालते हैं, गांधी जी यह निष्कर्ष निकालते हैं गांधी जी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक हित में पूंजीपतियों का विनाश उचित नहीं है। सामाजिक हित में पूंजीपतियों का विनाश उचित नहीं है। तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि यदि धनी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अतिरिक्त धन का उपयोग यदि धनी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अतिरिक्त धन का उपयोग दूसरों के लिए यानी समाज के लिए ना करे तो फिर क्या किया जाए? दूसरों के लिए या समाज के लिए ना करे तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? गांधी यहां इस संदर्भ में पूंजीपति को सही मार्ग पर लाने के लिए असहयोग सत्याग्रह की बात करते हैं। असहयोग सत्याग्रह की बात करते हैं तथा इस क्रम में पूंजीपति के हृदय परिवर्तन के माध्यम से समस्या का निदान बताते हैं। तथा इस क्रम में पूंजीपति के हृदय परिवर्तन के माध्यम से समस्या का निदान बताते हैं। चूंकि पूंजीपति में ईश्वरीय गुण विद्यमान है, चूंकि पूंजीपति में ईश्वरीय गुण विद्यमान है, अतः उसमें परिवर्तन की संभावना भी विद्यमान है। गांधी कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि उसके आत्मा का परिवर्तन ना किया जाए, अतः उसमें परिवर्तन की संभावना भी विद्यमान है। गांधी यह कहते हैं कि ईश्वरीय अंश होने के कारण गांधी यह कहते हैं कि ईश्वरीय अंश होने के कारण ईश्वर प्रदत्त भौतिक सामग्री का
समान उपयोग करने का अधिकार सबको है। समान अधिकार भौतिक सामग्री का समान उपयोग करने का सबको अधिकार है। अतः यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति का उपयोग यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति का उपयोग सामाजिक कार्यों में करता है तो यह उसके नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है, दया भाव को नहीं। यह उसके नैतिक कर्तव्य को गांधी चैरिटी को दया नहीं बोलते थे, गांधी चैरिटी को आपका एक ड्यूटी बोलते थे। आपकी एक मोरल ड्यूटी है कि आप समाज के दायित्वों का निर्वहन करें। अर्जित संपत्ति का उपयोग सामाजिक कार्यों में करता है तो यह उसके नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है, दया भाव को नहीं। स्पष्ट है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नैतिक और भौतिक दो आधारों पर उचित ठहरता है। स्पष्ट है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नैतिक और भौतिक दो आधारों पर उचित ठहरता है, या गांधी जी इसे उचित ठहराते हैं। पहले लिखिए नैतिक आधार। पहले नैतिक आधार क्या है? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का नैतिक आधार, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का नैतिक आधार समझ में आया सब ना? गांधी जी समझ में आ रहे हैं? गांधी जी का ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का नैतिक आधार लिखिए। गांधी जी के अनुसार सब कुछ ईश्वरीय है। गांधी जी के अनुसार सब कुछ ईश्वरीय है। सभी कुछ ईश्वर से ही प्राप्त होता है। सभी कुछ ईश्वर से ही प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को उसमें से उतना ही उपभोग करने का अधिकार है जितना कि उसे आवश्यकता है। अतः मनुष्य को उसमें से उतना ही उपभोग करने का अधिकार है जितनी कि उसे आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक जो भी अतिरिक्त संपत्ति है, आवश्यकता से अधिक जो भी अतिरिक्त संपत्ति है, आवश्यकता से अधिक जो भी अतिरिक्त संपत्ति है, उसे समाज की धरोहर समझकर उसका उपयोग समाज के हित में करना उचित है। उसका उपयोग समाज के हित में करना उचित है। ईश्वर ने प्रत्येक को जीने का अधिकार दिया है। ईश्वर ने प्रत्येक को जीने का अधिकार दिया है। अतः शक्तिशाली या पूंजीपति अधिकाधिक धन अर्जित करे। अतः शक्तिशाली या पूंजीपति अधिकाधिक धन अर्जित करे और निर्धन धन के अभाव में भूखे नंगे अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करे, यह अनुचित है। यह अनुचित है।
अतः इस प्रकार ट्रस्टीशिप से धन संपदा का न्यायोचित उपयोग संभव हो पाएगा। धन संपदा का न्यायोचित उपयोग संभव हो पाएगा। ये तो हो गया आपका नैतिक आधार। दूसरा लिखिए भौतिक आधार। लिखिए भौतिक आधार। धन संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन। धन संपत्ति का स्वामित्व, हमारे घर पे जो भी पैसा इकट्ठा होता है किसके पास रहता है? मालिक नहीं, जो कुशल है, जो प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आपके पिताजी शराब पीते हो, बहाऊक हो पैसे को, तो आपकी माताजी 1 रुपए नहीं देंगे, ठीक है, यहां तक कि जेब भी डाल देख लेंगी, ठीक है। तो संपत्ति, धन का प्रबंधन उसी के पास होना चाहिए, योग्यता रखता हो उसको संभाल के रखने की। और नहीं तो होगा क्या, कुछ दिन बाद पिताजी कहीं मांग रहे होंगे, माताजी कहीं, पता चला कि वही घर में भूखे आप लोग पड़े हो। तो प्रबंधन एक सही आदमी के पास होना चाहिए। प्रबंधन धन का यदि किसी के पास दे दिया गया तो ऐसे में, ठीक है, संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो धन संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन कुशल सुयोग्य अनुभवी हाथों में बना रहेगा। कुशल सुयोग्य एवं अनुभवी हाथों में बना रहेगा। जिससे उत्पादकता व लाभकारिता प्रभावित नहीं होगी। जिससे उत्पादकता एवं लाभकारिता प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार नियंत्रण चाहे किसी का भी हो, इस प्रकार नियंत्रण चाहे किसी का भी हो, उत्पादन और उससे होने वाले लाभ में सबकी आवश्यकता अनुसार भागीदारी होगी। इस प्रकार नियंत्रण चाहे किसी का भी हो, उत्पादन और उससे होने वाले लाभ में सबकी भागीदारी आवश्यकता अनुसार होगी। इस पद्धति से श्रमिकों और पूंजीपतियों के मध्य विषमता समाप्त होगी। इस पद्धति से श्रमिकों और पूंजीपतियों के मध्य विषमता समाप्त होगी, जिसे मार्क्स वर्ग संघर्ष कहता है। जिसे मार्क्स वर्ग संघर्ष कहता है। इसका कोई कारण ही नहीं रहेगा। जिसे मार्क्स वर्ग संघर्ष कहता है, इसका कोई कारण ही नहीं रहेगा। तो विषमता नहीं रहेगी तो वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। लिख पाओगे, कहीं भी आएगा, कैसे भी आएगा, अब लिख लेंगे, समझ में आ गया। ये दोनों आधारों को बना के ट्रस्टीशिप लिख सकते हैं। ठीक, और जब ऐसे डालेंगे तो ऐसे में ट्रस्टीशिप, ये जितने विचार हैं सारे थॉट आएंगे उनके। अब अगला है लघु एवं कुटीर उद्योग पर गांधी जी के विचार। लघु और कुटीर उद्योग पर गांधी जी के विचार। गांधी जी स्वावलंबन की बात करते हैं। स्वावलंबन, परावलंबन नहीं, दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए आपको, आश्रय विहीन बनना चाहिए आपको। तो गांधी कहते हैं चूंकि भारत में श्रम की प्रचुरता है, श्रम बहुत ज्यादा उपलब्ध है यहाँ पे, तो यहाँ के श्रम को कभी नहीं खत्म किया जाना चाहिए। और श्रम को खत्म नहीं किए जाने का सबसे बड़ा तरीका है लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक है,
हमारे यहाँ पे जो लेबर है ना वो स्किल्ड लेबर नहीं है। चीन के पास भी लेबर है, लेकिन चीन ने क्या किया, अपनी लेबर को स्किल्ड कर दिया। क्यों स्किल्ड किया? पहले वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया। कैसा इन्वायरमेंट बनाया? पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होने का, यानी यदि कोई भी नीति वहाँ पे पारित होती है वो नीति स्टेबल रहती है। हमारे देश से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चक्का जाम हो गया, बाधित हो गई रोडें, यहाँ पे ये चल रहा है वो, ये सब पहले नहीं किया। पहले उसने बहुत क्लियरली अपने देश में ये मैसेज दिया पूरे विश्व को कि हमारे यहाँ पे जो नीतियाँ बनती हैं वो स्थायी होती हैं, एक बार बन गई तो फिर ख़त्म नहीं होती। और जब विश्व समुदाय ने देखा तो विश्व समुदाय वहाँ पहुँचना चालू हो गया। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया। किसी भी तरीके का हो हल्ला हंगामा होने पर सीधा वो टैंक चलवा देता है। तो इसलिए लोगों को लग गया कि यहाँ सिक्योर्ड है, सेफ्टी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही लोग पहुँचने चालू हुए, अपनी लेबर को उसने पहले से स्किल्ड करके रखा हुआ था और इसके बाद उसने अपनी लेबर का प्रयोग कर लिया। लेकिन भारत की स्थिति जस्ट उल्टा है। हमारे यहाँ पे उतना ही लेबर है, उतना ही श्रम है, लेकिन हमारे यहाँ की लेबर कैसी? अनस्किल्ड है। ठीक है, यहाँ तक कि अब आप में से बहुत सारे लोग कृषक परिवार से, लेकिन आपको भी कृषि की सही तरीके नहीं पता होंगे, सही पद्धतियाँ नहीं पता होंगी, सही जानकारी नहीं होगी, उसी में स्किल्ड नहीं है आप, फार्मिंग पे ही स्किल्ड नहीं है। अमेरिका जैसे देश में आपको पता होगा कि लैंड बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, ये तो जानकारी है ना कि अमेरिका में लैंड बहुत ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है अमेरिका, और वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में मात्र 2% लोग काम करते हैं। ये 2% लोग कैसे काम करने लग गए इतने बड़े देश में? क्या 2% कृषि, इतनी बड़ी भूमि क्षेत्र में 2% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को चला सकते हैं? हमारे देश में लैंड बहुत कम है, विश्व में 7वां स्थान आता है, और यहाँ पे लगभग 60 से 65% आबादी कृषि पे लगी हुई है। वो पूरे विश्व को खिलाता है, इतना प्रोडक्शन करता है। पहले जब आज़ादी से के बाद तक भारत को निर्यात करता रहा, विश्व के गेहूं का कटोरा कहा जाता है अमेरिका को। क्या किया उसने? पूंजीवाद। उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी, अनुबंधित कृषि कर दी, और कुछ ही लोग हैं वहाँ पे, और सारा मशीनीकरण कर दिया उसने। 2% किसान मिलके पूरे विश्व को खिलाते हैं, और यहाँ पे 60% किसान फांसी लगा रहे हैं। समझो कितना बड़ा अंतर है। क्यों? स्किल्ड लेबर। 2% लोगों को स्किल कर दिया, मशीनीकरण का विस्तार हो गया, और बड़ी बड़ी जोतें हो गई, और बड़ी बड़ी जोतों में मशीनों के माध्यम से जो काम यहाँ 10, 50, 100 दिन में हो सकता है वहाँ 1 दिन में हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंधित कृषि, भारत सरकार भी इस पे कर रही है, लेकिन अभी लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि गलत है, चीज़ें सही नहीं है, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी लैंड फार्मिंग नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आने वाला भविष्य क्या है हमारे देश का? आने वाले भविष्य में ये है, कितने बीघा है? 30-35 बीघा आपके हिस्से का है कि सबका मिला के? 5 बीघा। कल के दिन होंगी संतानें, मान लो मुश्किल से 2 भी किया इन्होंने, अब तो बेटी का भी हक मिलता है। ऐसे में 5 बीघा 2.5 में बटा, कितने दिन में होने वाला है ये? ज़्यादा टाइम मुश्किल से 4-5 साल बाद इनका परिवार आ जाएगा। फिर इनके परिवार के 10 साल 15 साल बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या होने वाली है? 1-1 बीघा में क्या कर लोगे आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करानी ही पड़ेगी आपको, तब ज़्यादा उपज होगी। नहीं तो ये फांसी लगाएंगे, इनके बच्चे फांसी लगाएंगे, और वो भी फांसी लगाएंगे। यही हो रहा है देश में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि या तो सहकारी से हो कि भाई सारे किसान मिल जाएं, अब मिल के कर लें, लेकिन सारे एक साथ हो नहीं सकते। क्यों? थोड़ा मेड़ का पानी थोड़ा सा क्या निकल गया, उतने में तो मार काट हो जाती है। ठीक है, ये तो कंडीशन है हमारे देश में। एक दूसरे के मतलब खड़ी फसल पे गाय घुसेड़ देंगे, चारा वो काट दी जाती हैं, जो पूरा एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए चारों तरफ बंदी की जाती है। तो ये देश है, ऐसे लोग हैं, एक दूसरे जलन, एक दूसरे के गेट पर चला, वहीं पे जाके सिगरेट पी रहे हैं, एक खिंचा डाल दिया, धीरे से पूरी फसल भस्म हो गई। इस देश ऐसे मानसिकता के तो लोग हैं गाँव में। नाइट में अगर खेत न देखे ना तो खत्म ही हो जाएगा। लगा नहीं सकते, गाय वगैरह इतनी जाती है एक बार में 20-20, 50-50 पहुंची है, बस खेत खत्म। वन रोज, हाँ अच्छा, ये वाला जो ये जब से ये चालू है ये जो हाँ 50-50 सौड़े के बाद में जाते खेत खत्म। अच्छा, तो अब किसान कहाँ लेटता है? बाण वो क्यों रखें? उनके लिए भी तो पैसा चाहिए, घास चाहिए, फूस चाहिए, खाना पीना चाहिए। कौन रखेगा बताओ? कितना रखेगा? सही बात है, अन्ना बहुत होती जा रही है। अब तो किसी भी चौराहे पे चले जाओ तो चौराहे में जिस तरीके से मजदूर खड़े होते हैं काम मांगने, वैसे गाय एक तरफ से खड़ी रहती है कि हमें कोई ले जाए।
कोई तैयार नहीं। अन्ना गांव की संख्या बढ़ती जा रही, सही कह रहा है, ये भी एक समस्या निकल के आएगी। बहुत बड़ी समस्या है, इतनी नहीं सर, जो समझो भैंसों के लिए चारा वगैरह या जर्सी वगैरह कुछ होता है तो बाईपास में एक्सीडेंट आए थे, दुर्घटना। अच्छा, अब दुर्घटनाएं भी, सड़क समस्या बता दिए, कृषि में भी समस्या बता दिए। क्योंकि सर जो वो देख सड़क लो। बनाया गया था हाँ, वो सड़क के पास में बनाया था काफी बड़ा, सर वो अपनी मरी सर गेट लगाया तो ऐसा जब तक सरकार है ना, ये सब शब्द नहीं बोलने हैं। गाय को लेके, गाय वाली सरकार है, यदि 3-5 आपने किया हिंदू विरोधी घोषित करके, अचानक से सर हाँ वो तो सारी चीजें हैं। देखो समस्याएं हैं, धीरे धीरे जीव, अब कोई भी जीव जंतु बढ़ते चले जाएंगे। प्राकृतिक मौत अब है नहीं जल्दी। पहले होता था कि एक साथ सब निपट जाते थे, अब तो हर जगह 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 पे पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, तो ऐसे में भी जिंदा रहेंगे और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। परेशानियां तो किसी किसी को देखनी पड़ेंगी। देखो, गाय मारना ये सब धार्मिक जोड़ दिया इन्होंने, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे पहले क्या था, वैदिक काल पे बुद्धा ने जो काम किया, बुद्धा ने भी तो पूरा एक आंदोलन चालू किया ना। बौद्ध धर्म क्या अहिंसा पे आधारित है, लेकिन उस दौरान क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी बहुत जरूरत पड़ती थी। गाय की जरूरत आज भी पड़ती, बछड़े की जरूरत आज भी पड़ती है, लेकिन अब नहीं पड़ती है। कितने खेतों में गाय बछड़े से करता है कोई, बैल का प्रयोग करते हैं? 5,000 की आबादी सर, एक जोड़ी बैल। एक जोड़ी बैल, बताइए पूरे गाँव में एक जोड़ी बैल है, वो भी जाता है खेत? खेत क्या हो सर, जो ट्रैक्टर से काम नहीं होता है, जैसे कि खेत बंद हो गया इधर उधर तो फिर तो उसको थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। अब समझिए इतनी बड़ी आबादी में, तो पहले क्या था, पशुओं का एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कार्य होता था। ठीक है, गाय तो मान लो चलो दूध घी देती थी, लेकिन उनके जो बच्चे होते थे वही पूरा मेहनत करते थे। पूरा जैसे अब क्या हो गया, गांव में स्कूटर, बाइक, गाड़ी, 4 पहिए सब आ गई होगी। अब पहले क्या था, वही थे, उन्हीं के बच्चे थे जो पूरा माल वाला ट्रैक्टर ट्रॉली, जब से ट्रॉली आ गई तब से, नहीं तो पहले लड़ी में ही तो पूरा भर के माल जाता था। तो उनके बच्चों का एक योगदान होता था और लोग उन्हें रखते थे। अब क्या है, वही रोडों में घूम रहे हैं। ठीक है, अब उनका उपयोग नहीं है, अब वो स्किल्ड भी नहीं है कि कहीं कुछ काम अनस्किल्ड लेबर की तरह घूम रहे हैं बेचारे, कोई कहीं ले नहीं रहा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं तो लूटपाट तो करेंगे ही, किसी का खेत खाएंगे, किसी का खेत खाएंगे। काम भी नहीं करवाते, टाइम बहुत अच्छा, ये भी आपको प्रतिबंध लगा गया है कि चारों तरफ आप फेंसिंग नहीं करा सकते। फेंसिंग में यदि कोई गाय फंसी तो आपकी फेंसिंग ठीक है सही किया, अच्छा काम है। फेंसिंग नहीं हो सकती मतलब खेतों की, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, कर लेते हैं, वो चीज नहीं लगा पाते फिर वैसी। अच्छा, कटीले के लिए तो आपराधिक घोषित किया गया उसको। वगैरह जो कुछ है ये चीज लगा सकते हैं वैसे वो। चलिए तो छोड़िए, अच्छा घर पे सो के क्या करेंगे, खेतों में सो वही, हाँ और क्या। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। सर अब तो खेतों पे ही मकान से बना लिए। हाँ, फार्म हाउस वाला कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। लिखिए, गांधी जी भारतीय संदर्भ में जहां श्रम की प्रचुरता है, गांधी भारतीय संदर्भ में, गांधी भारतीय संदर्भ में जहां श्रम की प्रचुरता है वहां लघु एवं कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हैं। जहां श्रम की प्रचुरता है वहां पे लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं। देश की आजादी में चरखे का बहुत योगदान था। चरखा स्वावलंबन का प्रतीक है। गांधी ने कहा कि मैं विदेशी वस्त्रों को नहीं पहनूंगा, मैं अपना खुद ही बुन लूंगा। ठीक है, तो ये क्या, स्वावलंबन का प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। देश की आजादी का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के स्तंभ से लेकर, मुझे चरखा को रखना चाहिए। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। इससे सभी व्यक्ति स्वावलंबी बनकर, इससे सभी व्यक्ति स्वावलंबी बनकर भौतिक एवं व्यक्तिगत उत्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे सभी व्यक्ति स्वावलंबी बनकर भौतिक एवं व्यक्तिगत उत्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। गांधी जी का कहना है कि व्यापक मशीनीकरण के कारण, गांधी जी का कहना है कि व्यापक मशीनीकरण के कारण कई नकारात्मक परिणाम हुए हैं।
लिख लीजिए, जो मैं आपको बोल रहा था उन शब्दों को भी प्रयोग कर लीजिए। व्यापक मशीनीकरण से बृहद उत्पादन बढ़ा है। व्यापक मशीनीकरण से बृहद उत्पादन बढ़ा है, जिसके लिए खपत के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस की गई है। जिसके खपत के लिए एक बृहद बाजार की आवश्यकता होगी। जिसके खपत के लिए एक बृहद बाजार की आवश्यकता होगी, जिससे उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म होगा। जिससे उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म होगा। परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का उदय होगा। परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का उदय होगा। उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का उदय होगा। उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का उदय होगा। केंद्रीकरण की भावना बढ़ेगी। शोषण असमानता विद्वेष की भावना को बढ़ावा होगा। शोषण असमानता विद्वेष की भावना का बढ़ावा होगा। श्रम की महत्ता घटेगी। श्रम की महत्ता घटेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी। कंप्यूटर के आ जाने से कितने लोग बेरोजगार हो गए? बहुत लोग। कंप्यूटर का जाने से कितनी सारी डिवाइसें बेकार हो गई बेचारी। नहीं, एक समय होता था कि घड़ी हुआ करती थी, टिंग टिंग, सुबह सुबह आप लोग मोबाइल पे अलार्म लगाते हो। यदि अपना भला चाहो तो घड़ी दोबारा खरीद लो। ये मोबाइल पे अलार्म लगाना छोड़ दो। मोबाइल पे अलार्म लगाना बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके चक्कर में रात भर जगते हो और सुबह उठ भी नहीं पाते हो। यदि घड़ी हो जाएगी टाइम से, वही बढ़िया है। सबके पास एक एक अलार्म वॉच होनी चाहिए, वो वाली छोटी वाली आती है ना जो आवाज़ करती है, वो वाली। ये इस एक डिवाइस ने रिप्लेसमेंट किया। टाइम इसमें मत देखो, एक वॉच रखो अपने पास। यदि आप वॉच रखोगे तो इस पे आश्रित नहीं हो, फिर इसे खोलोगे उसके तक एक दो नोटिफिकेशन पड़े होंगे, तब तक एक गेम कर जाएगा, आपको कहीं और ले जाएगा। गए थे समय देखने, ले कहीं और गया। इसका न्यूनतम प्रयोग करना है। हाँ, ऑक्सीजन से भी खतरनाक हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जिसमें आपसे पूछूं कि आपको मैं एक आइलैंड में छोड़ दूं, आप क्या ले जाना पसंद करोगे? आपको बस फ़ोन और इंटरनेट दे दीजिए, बस और नहीं चाहिए कुछ। फ़ोन इंटरनेट होगा, मैं आइलैंड के अंतरिक्ष में छोड़ दूं, मुझे बस दो चीज़ें चलनी चाहिए और चार्जिंग भी साथ में होनी चाहिए। घर में अब क्या होता है, कोई भी मेहमान आता है, पहले होता था चाय कॉफ़ी, इसका महत्व होता था। अब सीधा वो वाईफाई का पासवर्ड, चार्जर, ये दो चीज़ें बार उसके साथ कर दो कि एक तो तुरंत उसका चार्जिंग में फ़ोन लगा के वाईफाई का पासवर्ड डाल दो, फिर इसके बाद उसे कुछ भी मत पूछो, फिट हो जाएगा अपने आप में। और आपके घर पे इंटरनेट का कनेक्शन ना आता, वो चार बातें सुना के जाएगा, कैसी जगह पे रहते हो, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आता, ये नहीं आता, चार बातें सुना के जाएगा आपको। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कभी, ठीक है। इतना ज़्यादा लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, पागल हैं इसको लेकर के। कुछ लोगों को देख के तो बड़ा हंसी आती है कि बताइए क्या कंडीशन हो गई है। घर में एक साथ बैठे हैं। मैं एक नज़ारा कभी नहीं भूल पाता हूँ, ये 2015 की बात है, जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में था, तो मेट्रो में जा रहा था, तो कपल्स बैठे थे। मुझे लग रहा था उनके हाथों से, रंग रूप से, कि अभी अभी विवाह हुआ है। और बताइए, अभी अभी विवाह हुआ था और एक इधर फ़ोन में लगा ही हो, एक दूसरा उधर फ़ोन में लगा। क्या बताइए, क्या दुनिया आ गई। जानो समझो सब सो, और फेसबुक में सेल्फी पड़ रही है, वहाँ पे फ़ोटो खींच के कि देखो हम मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। क्या सामाजिकता है बताइए। सामाजिकता के नाम पे ढोंग रचा जा रहा है। घर में ही 4 सदस्य बैठे होते हैं, एक तरफ टीवी चल रहा होता है, म्यूट होता है, लेकिन वो अब कर देते म्यूट, ठीक है। और अपने अपने फ़ोन में सब लगे होते हैं। घर में पिताजी अपने फ़ोन पे लगे, माताजी अपने फ़ोन पे लग गई, सब अपने अपने पे लगे हुए हैं। हमारे पिताजी पहले विरोध किया करते थे फ़ोन चलाने का, हमने क्या किया, उन्हें भी एक खरीद के दे दिया। अब उन्हें चस्का लगे। राजीव दीक्षित इतना सुनते हैं, इतना सुनते, पागल हो गए, राजीव दीक्षित के फ़ैन हो गए। बोले जिंदा क्यों नहीं था? मैंने कहा यार रुक जाओ, नहीं है जिंदा तो क्या कर।
दुनिया भर की चीज़ें, और टाइप नहीं कर पाते, क्वेरिटी कीपैड नहीं चला पाते, तो गूगल का स्पीकर ऑन करते हैं, बोल देते, बोलने के बाद टाइप हो जाता है ऑटोमेटिक, वो भी टेंशन खत्म। अब हम भी टेंशन फ्री रहते हैं, जाते हैं शाम को फ़ोन में लगे रहते हैं, माता जी उधर फ़ोन पे लगे, 2 बातें जो होती थी। तो दुनिया भर की माता जी का काम क्या है, वो पूरा काली माता की वो जो पूरी मूवियाँ हम लोग बचपन में देखा थे वो अब देख नहीं, वैष्णो माता, काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय माँ, पता नहीं कौन कौन सी माँ, और एक बार वो श्री कृष्णा के पूरे एपिसोड निपटा दिए। मैंने कहा वाह वाह, करे ये तो बहुत अच्छी डिवाइस। टीवी बेचारा चिल्ला रहा है भाई मैं भी हूँ कोई मुझे भी सुन ले, कोई मतलब नहीं, खत्म हो गई कहानी। आज के टाइम पे ये जीवन चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। पहले होता था हम टाइम पहुंचते थे घर पे तुरंत पानी वानी आ जाता था, अब सब फोन पे लगे रहते हैं, अपना जाते हैं खुद पानी लो पी लिया, खत्म बात, कोई मतलब नहीं। भावात्मकता खत्म हो जाएगी, मशीनीकरण सब खत्म कर देगा, इमोशंस खत्म हो जाएंगे लोगों के। अब तो ये हो गया बैठे रहिए, घर में खाना नहीं बन रहा तुरंत जोमेटो से ऑर्डर करिए आपके पास आ जाएगा। समझिए क्या इमोशंस बचे, क्या महत्व रह गया परिवार का। वो भी आपका एक जो एक महत्व था कि कुछ भी बोल देते थे, और अब सामने वाला जैसे एक बार आपने मंगवा दिया, ठीक है, सामने वाला भी कह देता कि थोड़ा मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना, फिर वो भी नहीं बनाता कि चलो ठीक है, अब तुम्हें खाना ही नहीं है, मेरे हाथ का भी पसंद नहीं है, और बहाना मिल जाता है। फिर धीरे 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 एक दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म, और जैसी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है वैसे ही फिर बचा क्या, आत्महत्या, तलाक, 2-3 चीज़ें बचती हैं। या तो सुसाइड कर लो ऐसा की तरह, या तो तलाक ले लो, और क्या बचा। आप किस लिए एक दूसरे के साथ बैठेंगे, सब खत्म करता जा रहा है, बहुत बुरी कंडीशन है। पहले होता था हम एक टीवी देखते थे, सारे लोग बैठ के देखते थे तो कुछ बनता था, साथ में खाते थे। अब हमारा अपना अपना देखना है, वो अपना देख रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं, तो खाना भी अलग अलग ही होता है। स्थिति भयावह होगी आने वाले समय में ठीक है, नेक्स्ट आगे कहाँ पर हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी, मशीनों के साथ काम करते करते संवेदना में कमी आ जाएगी। मशीनों के साथ काम करते करते संवेदना में, गांधी तब बोल के गए थे जब मोबाइल नहीं आया था। ये मशीनों में के साथ काम करते करते संवेदना में कमी आ जाएगी, लोग यंत्रवत व्यवहार करने लगेंगे, लोग यंत्रवत व्यवहार करने लगेंगे। लोग यंत्रवत व्यवहार करने लगेंगे। अब दरवाजा भी खोलने जाते हैं लोग, हाथ में मोबाइल लेके जाते हैं, इधर मोबाइल चला होता है, उधर कुंडी खुल रही होती है, सामने कौन खड़ा कोई मतलब नहीं। पहले होता था झुक के पैर भी छूना है तो पहले अपने मोबाइल में देखना, उधर पैर छुए, जो है ठीक है, जय सिया राम, ये कंडीशन हो। कभी देखिएगा आप भी अपने हाथ में मोबाइल लेते लेते आप दरवाजा खोलने जाते हैं, समझिए ये इतनी बुरी हालत हो गई, भयावह है, इसको छोड़ना पड़ेगा। यदि मोबाइल नहीं छोड़े तो ये आपको छुड़ा देगा, ठीक है, समाज भी चला जाएगा, आप भी चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट, यंत्रवत व्यवहार करने लगेगा, नैतिकता और आध्यात्मिकता में बाधा आ जाएगी, नैतिकता और आध्यात्मिकता में बाधा आ जाएगी। इसलिए गांधी ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं के पक्ष में थे, इसलिए गांधी ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं के पक्ष में थे। वो आप लोगों को लगता था कि गांधी जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, गांधी आपको लगेगा कि दकियानूसी विचारों के थे, है ना, गांधी विकेंद्रीकरण, तो ये सब समझते थे वो, ठीक है। गांधी ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं के पक्ष में थे जो विकेंद्रीकरण पर आधारित हो, जो विकेंद्रीकरण पर आधारित हो, जो विकेंद्रीकरण पर आधारित हो, जो ऐसी औद्योगिक व्यवस्था से हो, जो ऐसी औद्योगिक व्यवस्था से हो जिसमें श्रमिक स्वयं स्वामित्व की भूमिका में हो, जिसमें श्रमिक स्वयं स्वामित्व की भूमिका में हो। यहां यह उल्लेख है कि मार्क्स और नेहरू, यहां यह उल्लेख है कि मार्क्स और नेहरू मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक मशीनीकरण एवं बृहद उत्पादन का समर्थन करते हैं।
व्यापक मशीनीकरण एवं बृहद उत्पादन का समर्थन करते हैं। वहीं गांधी का कहना है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। हमारी अनेक आवश्यकताएं लोभ से प्रेरित हैं। हमारी अनेक आवश्यकताएं लोभ से प्रेरित हैं। इससे उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो सकता है। इससे उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो सकता है। भोगवाद को प्रश्रय मिल सकता है। भोगवाद को प्रश्रय मिल सकता है। साथ ही प्रकृति का अंधाधुंध शोषण भी हो सकता है। साथ ही प्रकृति का अंधाधुंध शोषण भी हो सकता है। उसमें व्यक्ति की नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति कमजोर हो सकती है। अतः गांधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं। अतः गांधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं। किंतु लोभ एवं संग्रह से प्रेरित इच्छाओं, होता है लोभ और संग्रह। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर ही पे आप देखिएगा, जरूरत है एक सेट बर्तन की, 15 सेट अलमारी के अंदर रखें, ये मेहमान के लिए, उसके लिए, उसके लिए। ये क्या है? संग्रह तो हुआ आवश्यकताओं का। ठीक है, खाने के लिए फ्रिज में स्टोर रखा है भोजन, ये सब संग्रह है। आपको एक मोबाइल चाहिए, 4 आपने रखे हुए हैं, तो जो चीज आपको एक चाहिए आप एक ही रखिए। उचित आवश्यकता की पूर्ति, यदि आपको जरूरत है जरूरत के लिए लीजिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो इसी बात को, अतः गांधी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति बात करते हैं, किंतु लोभ एवं संग्रह से प्रेरित इच्छाओं के निवारण का प्रयास करते हैं। गांधी का एक कथन था, यूपीएससी में पूछा गया था, क्या था? हाँ, वो ये यहीं पे कथन आएगा और इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आप एलेबोरेट कर सकते हैं। अब ठीक है, लिख लीजिए। गांधी का यहाँ पे एक कथन प्रसिद्ध है कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु किसी एक व्यक्ति के लोभ को पूरा नहीं कर सकती है। किंतु किसी एक व्यक्ति के लोभ को पूरा नहीं कर सकती है। इस रूप में गांधी पर्यावरणीय नीतिशास्त्र की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। इस रूप में गांधी पर्यावरणीय नीतिशास्त्र की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित होगा, लोभ या व्यक्तिगत सनक के आधार पर नहीं। लोभ या व्यक्तिगत सनक के आधार पर नहीं। ठीक है, ये हो गया महात्मा गांधी का लघु एवं कुटीर उद्योग का विचार। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सामाजिक विचार। ठीक है, तो दो तीन विचार समझ में आए।
पहला विचार क्या समझ में आया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। दूसरा, लघु और कुटीर उद्योगों को लेकर गांधी क्या कहते हैं। और तीसरा, आवश्यकताओं को आपको न्यूनतम रखना है ताकि इससे शोषण की प्रवृत्ति से बच सके। तो सामाजिक विचार कल पढ़ेंगे, जिसमें गांधी का वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार क्या है। इसके बाद अस्पृश्यता निवारण को लेकर गांधी ने क्या कहा है, इसका निदान होना क्यों जरूरी है। स्त्रियों की स्थिति को लेकर गांधी ने क्या बोला है। फिर राजनीतिक पक्ष देखेंगे। राजनीतिक में गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं, राज्य के कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं। तो यहाँ पर राम राज्य उनका धर्म राज्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम धार्मिक पक्षों को गांधी को समझेंगे, जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना को समझेंगे कि गांधी सर्वधर्म समभाव में क्या कहते थे। धर्म और राजनीति को लेकर के गांधी के क्या मत थे। इसके बाद साधन और साध्य संबंधी विचार गांधी का था और अहिंसा को किस रूप में उन्होंने दिखाया ये देखेंगे। सत्य और अहिंसा उनके लिए क्या थी। सत्य को ईश्वर का रूप गांधी देते हैं, अहिंसा को किस तौर पे वो देखते हैं, इन सभी पक्षों को हम देखेंगे। सह अस्तित्व की भावना और हिंसा कैसे एक दूसरे से पृथक हैं, ठीक है। और हिंसा के विचार को लेकर गांधी का क्या कहना था। फिर सत्याग्रह जो उनका मूल जो अस्त्र था। सर्वोदय में जो कमियां हैं, ये सब सर्वोदय के अंतर्गत ही हैं, ये मत सोचिएगा सर्वोदय के बाहर है कोई उनका विचार। सर्वोदय में ही अहिंसा, सत्य, ये सब, ट्रस्टीशिप, लघु एवं कुटीर उद्योग, ये भी सर्वोदय, सब सर्वोदय। सर्वोदय में ही अहिंसा से सर्वोदय जोड़ देते हैं वो, ठीक है। यदि हम सबका उदय, सबका अस्तित्व चाहते हैं तो फिर हम हिंसा क्यों करेंगे, यदि हम दूसरे को भी एडजस्ट करते हैं। फिर अंत में हम मार्क्सवाद वर्सेस गांधी का सर्वोदय की अवधारणा देखेंगे और इसके बाद हम मार्क्सवाद वर्सेस अंबेडकर को देखेंगे। फिर इसके बाद महात्मा गांधी की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, महात्मा गांधी का वर्तमान में क्या महत्व है। महात्मा गांधी अमर रहे, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगला जो लेंगे, अगला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले युवाओं को ले लेते हैं जो नज़दीक नज़दीक वाले हैं, फिर धीरे धीरे फिर अंबेडकर के बाद सरदार पटेल, पटेल के बाद फिर उधर चालू करेंगे एक तरफ से, ठीक है। उधर से सुभाष चंद्र बोस जी को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज़्यादा उनके। इसके बाद फिर राजा राम मोहन राय, उधर विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, दुनिया भर के उधर है ना, ठीक है। अरविंद हो गए, ठीक है। जितने भी आपके सिलेबस में दिए हैं मैं सब करा दूंगा, जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, टैगोर को पढ़ लेंगे, टैगोर से प्रश्न पूछता है। जितने करवा दूंगा उसमें सारे आ जाएंगे आपके, लगभग लगभग कवर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक को भी थोड़ा सा देख लेंगे, विनोबा भावे को देख लेंगे, ठीक है। मैंने लिखवा तो दिए ही है आपको ना, उसमें दो चार और जो चवार्क लिखवाया था मैंने, चवार्क मुझे लगता है पढ़ा देंगे उसको भी। नियतवादी चवार्क दर्शन हो गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी पढ़ाना पड़ेगा क्या, बुद्ध और जैन धर्म को, महात्मा बुद्ध और हाँ तो चवार्क फिर पढ़ा दूंगा मैं। चरवार्क हो गया, बुद्ध और जैन, ये दोनों भी पढ़ना पड़ेगा। इथिक्स खत्म हो